हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी मेंस का जो अभी पेपर हुआ है 2020 का। जैसे हम जानते हैं आज जीएस 1 का पेपर था, उसके बारे में हम आज कंप्लीट एक डिस्कशन करेंगे एंड एक कंप्लीट एनालिसिस आपको दे दूंगी कि किस तरीके से यूपीएससी मेंस के पेपर कंडक्ट होते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आज जैसे जीएस 1 का डिस्कशन हो रहा है वैसे ही बाकी जैसे पेपर्स होते जाएंगे वैसे ही डिस्कशन मैं आपके साथ करती जाऊंगी। एंड इससे क्या होगा, कुछ ज़्यादा ही आपको एक ओवरव्यू या एक कंप्रेहेंसिव आइडिया मिल जाएंगी कि किस तरीके से यूपीएससी उनके मेंस के पेपर कंडक्ट करते हैं और किस तरीके से उन आपकी जो प्रिपरेशन है आप मोल्ड कर सकते हो एंड किस टॉपिक पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो एंड किस तरीके से पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, दैट इज जीएस पेपर 1 का कंप्लीट एनालिसिस। स्टार्टिंग विद एन बेसिक, जितने भी जीएस के पेपर्स होते हैं वो सारे 250 मार्क्स के होते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड 20 क्वेश्चंस होते हैं, बोथ आर प्रिंटेड इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 1 से जो 10 क्वेश्चन है वो 150 वर्ड्स में लिखने का है एंड क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 जितने हैं वो 250 वर्ड्स में लिखना है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन जीएस 1 पेपर का। सो जीएस 1 का अगर सिलेबस देखा जाए तो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड द सोसाइटी, इन सेक्शंस में से जीएस 1 का पेपर आता है। ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ अ नॉलेज ऑफ एन अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री डिस्कस। ठीक है, तो आपको रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा आर्ट एंड कल्चर का पार्ट आ जाता है, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। ठीक है, तो डायरेक्ट सिलेबस से ही क्वेश्चन आ रहा है, 150 वर्ड्स में लिखना है, 10 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी आर्ट एंड हेरिटेज के बारे में पूछा है, तो जैसे हम जानते हैं, ठीक है, यहाँ पे रॉक कट आर्किटेक्चर पूछा है। सो रॉक कट आर्किटेक्चर डायरेक्टली इम्प्लाइज कि इस तरीके का आर्किटेक्चर जो रॉक के कटिंग से बना हुआ हो। ठीक है, तो इस आंसर को लिखते वक्त आप लिख सकते हो द एग्जाम्पल ऑफ अजंता एंड एलोरा। ठीक है, तो वो भी एक आर्किटेक्चर है जो रॉक कट मेथड जो है उससे ही बना हुआ है। तो किस तरीके से इंडिया के आर्ट और हिस्ट्री को ये रॉक कट आर्किटेक्चर दिखाता है, वही इस क्वेश्चन में लिखना है। ओके, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन इज पाला पीरियड इज अ मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ अ बुद्धिज्म इन इंडिया, इनुमरेट। ठीक है, तो यहाँ पे हर साल आपको पता होगा, जिसने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया होगा उनको पता होगा कि बुद्धिज्म पे हमेशा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, पर यहाँ पे अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो पाला पीरियड के टाइम पे बुद्धिज्म किस तरीके से इवॉल्व हुआ, कि उस टाइम पे बुद्धिज्म का किस तरीके का सिग्निफिकेंस रहा है वो हमको बताना है। ठीक है, तो पाला डायनेस्टी। ओके, तो क्वेश्चन आता है पाला डायनेस्टी के टाइम पे किस तरीके से बुद्धिज़्म की एक हिस्ट्री रही है। ठीक है, हम जैसे जानते हैं कि हर एक जो रूलर था दे यूज टू फॉलो डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो कोई बुद्धिज़्म मानता था तो कोई जैनिज़्म। ठीक है, सबका फोकस अलग अलग था। तो यहाँ पे पाला डिनेस्टी का फोकस करते हुए बुद्धिज़्म की हिस्ट्री किस तरीके से रही है उसको हमें बताना है। अब थर्ड क्वेश्चन, दैट इज evaluate the policies of a Lord Curzon and their long terms implication on the national movements। ठीक है, तो डायरेक्टली लॉर्ड कर्जन के बारे में उनकी जो पॉलिसीज़ है उसको बताना है और उनके जो इम्प्लीकेशन है वो किस तरीके से रहे हैं नेशनल मूवमेंट में, वो बताना है। 150 वर्ड 10 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, तो जिसने भी स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी, ठीक है, स्पेक्ट्रम इज़ अ बुक फॉर अ मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें लास्ट में, ठीक है, लास्ट में टेबल्स दिए हैं कि किस टाइम पे, ठीक है, तो जो भी मेजर जनरल्स या वॉइसरॉयज रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कौन से सिग्निफिकेंट इवेंट में उनका मेजर रोल रहा है या सिग्निफिकेंट उन्होंने कौन सी पॉलिसीज़ लाई है, वो सारा मेंशन है। तो वहीं पे लॉर्ड कर्जन का भी मेंशन है। लॉर्ड कर्जन का अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो वो 1899 टू 1905 का रहा है एंड उनका अगर सिग्निफिकेंट उनके जो पॉलिसीज़ आए हैं उनके टाइम पे, जैसे कि हम जानते हैं कि पार्टीशन ऑफ अ बंगाल 1905 का। ठीक है, उसके साथ साथ डिफरेंट जो एक्ट्स है, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी कमीशन एंड पासिंग ऑफ अ इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ अ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज,
अपॉइंटमेंट ऑफ अ पुलिस कमीशन, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट इवेंट है लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आए हैं, उसी को हमें लिखना है और उसका फर्दर इम्प्लीकेशन किस तरीके से नेशनल मूवमेंट में रहा है, ठीक है, उसको नोटिफाई करना है, ठीक है। अभी पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 का जो इवेंट है उनके ही टाइम पे आया है एंड दस उसका इम्प्लीकेशन हम जैसे जानते हैं नेशनल मूवमेंट के टाइम पे बहुत ज़्यादा रहा है, उसी को पॉइंट वाइज हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो इन दिस वे हमने थर्ड क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। Moving toward the fourth question, that is discuss the geophysical characteristic of a सर्कम-पैसिफिक जोन, ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं सर्कम पैसिफिक जोन का डिफरेंट अगर नेम अगर देखा जाए तो वो है रिंग ऑफ फायर, ठीक है। जस्ट घुमा के क्वेश्चन पूछा है और डायरेक्ट क्वेश्चन है जियोग्राफी के पोर्शन का है, ठीक है। रिंग ऑफ फायर के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस किया भी है, ठीक है। करंट अफेयर में जब आया था इनसाइड के तो हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया। उसके साथ साथ मैं कुछ स्पेशल वीडियोस बनाऊंगी जहाँ पे कुछ मेजर डिजास्टर्स रिलेटेड जो थीम्स से उस पर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली है, ठीक है। आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं सर्कम पैसिफिक जोन के, दैट इज रिंग ऑफ फायर जिसको हम दूसरे नेम से बुलाते हैं, ठीक है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, 10 मार्क्स 150 वर्ड्स का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज द process of a desertification does not have climatic boundaries, justify with the example, ठीक है। तो यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन के बारे में पूछा है एंड यहाँ पे पर्टिकुलरली वहाँ पे मेंशन ही किया है कि उसको डेजर्टिफिकेशन को एक क्लाइमेटिक बाउंड्रीज नहीं होती है और आपको एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई करना है, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन के फिनोमिना जो है काफ़ी बार 2020 का जो पीरियड था वो न्यूज़ में वहीं पे काफ़ी बार आया भी है, ठीक है। सो आपको एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे क्लाइमेटिक बाउंड्रीज नहीं है, तो ठीक है यहाँ पे आपको इंडिया का व्यू कंसीडर ना करते हुए ओवरऑल जो व्यूज़ है, ठीक है, ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड का एक सिनारियो कंसीडर करते हुए यहाँ पे आपको आंसर लिखना है, ठीक है। 10 मार्क का क्वेश्चन है, आप एग्जाम्पल लिखना एंड कुछ जो स्पेसिफिक रीजन्स है, ठीक है, जो ज़्यादा डेजर्टिफिकेशन वहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है, तो वो पॉइंट मेंशन करते हुए उसका जो इम्पैक्ट है वो किस तरीके से होता है उसको बस लिखना है, ओके। So अब next question, that is how will the melting of a Himalayan glaciers have a far-reaching impact on a water resources of India, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, किस तरीके से हिमालयन जो ग्लेशियर का मेल्टिंग है वो वाटर रिसोर्सेस ऑफ इंडिया को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो जो मेल्टिंग होती है हिमालयन ग्लेशियर की, तो हिमालय की वजह से ग्लेशियर की वजह से तो जो वाटर होता है, ठीक है, जो हिमालयन रिवर्स होते हैं उसका बढ़ जाता है एंड दस हम कह सकते हैं कि उसके वाटर के उन रिवर के वाटर के बढ़ने के वजह से जो भी प्लेसेस है जहाँ पे वो वाटर जाता है, ठीक है, जो रिवर वहाँ पे फ्लो होती है उस रीजन में वाटर का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा एंड ऑब्वियसली इट विल इम्पैक्ट टू इट, ठीक है। तो इसी तरीके से वाटर रिसोर्सेस, ठीक है, पे किस तरीके का इम्पैक्ट होता है हिमालयन ग्लेशियर के मेल्टिंग का, ठीक है। और हिमालयन ग्लेशियर की मेल्टिंग किस तरीके से होती है वो छोटे पॉइंट में आपने एक्सप्लेन कर दिया एंड फर्दर एलैबोरेट कि उसका इम्पैक्ट किस तरीके से वाटर रिसोर्सेज पे होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हम आंसर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंट फॉर द present location of a iron and steel industries away from the source of a raw material by giving example, ठीक है। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की जो लोकेशन है, प्रेजेंट लोकेशन, वो दूर है फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ अ रॉ मटेरियल, ठीक है, उसको हमें एग्जाम्पल थ्रू बताना है, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि कुछ स्टेट्स है, ठीक है, जैसे उड़ीसा में काफ़ी ज़्यादा रॉ मटेरियल मिलते हैं, ठीक है, आयरन वगैरह, बट वो उनके जो इंडस्ट्रीज़ है वो काफ़ी दूर है, ठीक है, जैसे दिल्ली या एनसीआर के रीजन में हो गया। तो इस तरीके से वो उनका जो लोकेशन ऑफ अ रॉ मटेरियल मिलने का एंड लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज़ वो फार किस तरीके से है और उनके कुछ एग्जाम्पल आपको बताने हैं, ठीक है। तो इसको आंसर लिखते वक्त, इस क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त आप एक इंडिया का अगर मैप ड्रॉ करते हो, वहाँ पे आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में आपको मेंशन किया ही है, ठीक है। तो आप कुछ लोकेशन मेंशन करते हो और कुछ एग्जाम्पल जस्टिफाई करते हो तो भी आपका ये आंसर जो है मोर देन इनफ और आपको अच्छा जो स्कोर है इस आंसर में आ सकता है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज़ कास्ट लॉस्ट इट रिलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी, एलॉबरेट यूर आंसर विथ द इलस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कास्ट जो है उसका रिलेवेंस जो है वो लॉस्ट कर रहा है क्या मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी के अंडरस्टैंडिंग करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन करते हुए आप कुछ एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। मल्टीकल्चरल सोसाइटी है इंडिया की, ठीक है, डिफरेंट कल्चरल ग्रुप के पीपल्स रहते हैं, तो किस तरीके से वो कास्ट के रिलेवेंस को लॉस्ट कर रहा
रहा है क्या, ठीक है, उसका एक कंप्लीट एनालिसिस आप इस क्वेश्चन में देना है। और कुछ इलस्ट्रेशन देते हुए आप अगर कुछ एक एग्जाम्पल मेंशन करते हो तो वो भी आपके आंसर को एक वैल्यू एडिशन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कोविड-19 पैंडेमिक एक्सेलरेट द क्लास इनइक्वालिटी एंड द पॉवर्टी इन इंडिया, कमेंट। ठीक है, जैसे कोविड-19 अभी चल ही रहा है जिसके वजह से क्वेश्चन आना तो था ही मैंडेट, एंड दस द क्वेश्चन हैज अराइज कि किस तरीके से कोविड-19 के पैंडेमिक के वजह से इनइक्वालिटी और पॉवर्टी जो है वो दिखाई दे रही है इंडिया में। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं पॉवर्टी आया है तो आपको एसडीजी जो गोल्स है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर फर्स्ट, नो पॉवर्टी, ठीक है, तो वो पॉइंट भी आप मेंशन कर सकते हो। और इनइक्वालिटी और पॉवर्टी, ठीक है, तो वो किस तरीके से इंटरलिंक करते हुए इंडिया में इम्प्लीकेशन आए हैं ड्यू टू द कोविड-19, वही आपको बताना है। ठीक है, एंड अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डू यू एग्री दैट रीजनलिज्म इन इंडिया अपीयर्स टू बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइजिंग द कल्चरल असर्टिवनेस, आर्ग्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमको आर्ग्यू करते हुए नेगेटिव थोड़ा लिखना है, बट ऑब्वियसली पॉजिटिव कंक्लूजन ही मेंशन करना रहता है। तो रीजनलिज्म क्या होता है, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि वी आर फ्रॉम द पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है, हम इस रीजन से बिलोंग करते हैं, हम उस रीजन से बिलोंग करते हैं, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं कर्नाटका से हूँ, ठीक है, इस तरीके का जो रीजनलिज्म चलते आ रहा है, ठीक है, काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं, अभी भी हम जानते हैं अभी भी चलता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कहीं ना कहीं कल्चरल असर्टिवनेस को अराइज कर रहे हैं क्या, ठीक है, इसको कंसिडर करते हुए, ठीक है, रीजनलिज्म एंड कल्चरल असर्टिवनेस, ठीक है, को किस तरीके से बढ़ावा दे रहा है वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और ठीक है, यहाँ पे आर्ग्यू करना है तो थोड़ा आपको नेगेटिव पॉइंट ऐड करना है, बट स्टिल आपको एक पॉजिटिव कंक्लूजन यहाँ पे मेंशन करना है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फिलोसॉफी एंड ट्रेडिशन प्लेड एन सिग्निफिकेंट रोल इन कन्विंसिंग एंड शेपिंग द मॉन्यूमेंट्स एंड देयर आर्ट इन इंडिया, डिस्कस। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, तो किस तरीके से इंडिया की जो फिलोसॉफी है या इंडिया के जो ट्रेडिशन है वो कहीं ना कहीं जितने भी मॉन्यूमेंट्स या आर्किटेक्चर या आर्ट फॉर्म दिखते हैं इंडिया में उसको शेप कर रहे हैं क्या, ठीक है, वो किस तरीके से इन दोनों का एक इंटरलिंक करते हुए कैसा उनका सिग्निफिकेंस रहा है वही हमें मेंशन करना है। और आप इसको लिखते हुए कुछ एग्जांपल अगर ऐड करते हो, ठीक है, जैसे कि एलोरा और अजंता का जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, अजंता का जो आर्किटेक्चर है वहाँ पे कुछ फेमस बुद्धिस्ट फिलोसॉफी दिखती है, ठीक है, बुद्धिज़्म का ट्रेडिशन दिखाई देता है, ठीक है, कुछ जो वहाँ पे केव्स है, ठीक है, तो उसी तरीके से बाकी जितने भी कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्ट है या कोई भी जो मॉन्यूमेंट्स है वो किस तरीके से हमारे एक इंडिया की एक फिलोसॉफी है, इंडिया के एक ट्रेडिशन को सिग्निफाई करते हैं वही यहाँ पे मेंशन करना है। उसके साथ साथ अगर इस आंसर को लिखते वक्त अगर आपने एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर सिग्निफिकेंट रोल किस तरीके से रहा है उसको मेंशन किया तो वो भी एक अच्छा फॉर्मेट रह सकता है आंसर को लिखने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्शियन लिटरेरी सोर्सेस ऑफ मिडिवल इंडिया रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द एजेस, कमेंट। ठीक है, तो जो पर्शियन लिटरेरी सोर्सेस थे, ठीक है, जो मिडिवल इंडिया में मिले थे, ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा अब मिडिवल इंडिया का पार्ट आ जाता है, ठीक है, हिस्ट्री का पोर्शन, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, ठीक है, तो मिडिवल इंडिया का जो पार्ट है वहाँ पे पर्शियन लिटरेरी सोर्सेस जो है वो किस तरीके से उस टाइम के एजेस को कुछ जो मेन स्पिरिट्स है या मेन इम्पैक्ट है वो किस तरीके से दिखाते हैं वही हमें इसमें मेंशन करना है। ठीक है, यहाँ पे आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो, अगर आपको नहीं भी पता हो तो भी 2-3 पॉइंट्स तो इतनी प्रैक्टिस से हमें लिख ही सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, सिंस द डिकेड ऑफ 1920 द नेशनल मूवमेंट रिक्वायर्स वेरियस आइडियोलॉजिकल स्टैंड एंड देयर बाय एक्सपांड इट्स सोशल बेस, डिस्कस। ठीक है, तो 1920 के डिकेड में डिफरेंट जो नेशनल मूवमेंट हुए हैं, ठीक है, वो किस तरीके का एक सोशल बेस को डेवलप करते हैं वो हमें लिखना है। ठीक है, अभी जैसे हम जानते हैं जब महात्मा गांधी का अराइवल हुआ इंडिया में उसके बाद उनका जो एक मेजर वर्क रहा है, ठीक है, नेशनल मूवमेंट की तरफ, नेशनल नेशन के इंडिपेंडेंस की तरफ, वो कहीं ना कहीं एक सोशल बेस हमें दिखाता है। ठीक है, तो इसी तरीके के जो डिफरेंट मूवमेंट्स हुए हैं, ठीक है, 1920 के डिकेड में वो कैसे एक सोशल बेस को जो है बढ़ावा देते हैं या सोशल बेस को एक्सपांड करते हैं वही यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। ठीक है, 15 मार्क का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में हमको एलैबोरेट करना है। 14 number question, the interlinking of the river can provide a visible solution to the multidimensional interrelated problem of a drought, floods and interrupt
नेविगेशन क्रिटिकली एग्जामिन, ठीक है। तो हम जैसे जानते हैं इंटरलिंकिंग का जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ड्यू टू द इंटरलिंकिंग, जहाँ पे कहीं पानी नहीं हो, ठीक है, तो हम जहाँ पे ओवरफ्लो ऑफ सरप्लस ऑफ वाटर हो वहाँ पे हम डाइवर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड दस वी कैन गेट एन मल्टी डायमेंशनल सॉल्यूशंस टू द वेरियस प्रॉब्लम्स, जैसे कि ड्रॉट, फ्लड्स एंड वेरियस इंटरप्टिंग नेविगेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसी को हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स में आप उसको वाइज पॉइंट वाइज लिख लो, और कुछ जो इंटर लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अकाउंट फॉर द ह्यूज फ्लडिंग ऑफ अ मिलियन सिटीज इन इंडिया इंक्लूडिंग द स्मार्ट सिटीज जैसे कि हैदराबाद एंड पुणे सजेस्ट द रेमिडियल मीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जिस फ्लडिंग के वजह से, ठीक है, कभी हम जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग अभी रिसेंटली हैदराबाद के रीजन में बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हुई थी, ठीक है। तो वही उसी पे हमें रेमिडियल मेजर्स लिखने हैं, ठीक है। स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब डायनेमिक पार्ट से रिलेट करते हुए क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। फ्लडिंग तो स्टैटिक पार्ट्स में ही आ गया, ठीक है। तो वहीं पे आपको एक रेमिडियल मेजर्स लिखना है, ठीक है। जिसने भी नोट्स अच्छे से ज्योग्राफी के बनाए होंगे वो लिख सकता है कि फ्लडिंग रिलेटेड क्या क्या मेजर्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। बस डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें सोचने लायक नहीं है, बट एक जो आंसर्स है आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको एक जो है इंपॉर्टेंस पॉइंट को हाईलाइट भी करना, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जब आप मीन्स की आंसर राइटिंग लिखते हो, ठीक है। अभी फ्लडिंग के बारे में पूछा है, फ्लडिंग एंड रेमेडियल मेजर्स लिखने हैं, बस शॉर्ट 15 मार्क का क्वेश्चन है, हो जाएगा। Question number 16, that is India has an immense potential of a solar energy though there are a regional variation in its development, elaborate, ठीक है। तो इंडिया के पास immense potential है सोलर एनर्जी का, दो इंडिया के पास एक रीजनल वेरिएशन इन इट्स डेवलपमेंट का फैक्टर भी अराइज होता है, इसी को हमें इलेबरेट करते हुए बताना है, ठीक है। जैसे हम जानते हैं इंडिया जो एक कंट्री है विच हैज़ ए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इंडिया का एक टारगेट भी रहा है कि हमें 175 गीगावाट तक जो पावर है, ठीक है, पावर जनरेशन करना है। कितनी ईयर, कौन सी ईयर तक का टारगेट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। वो आपके लिए ही क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके का एक इंडिया का एक सोलर एनर्जी रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एक एफर्ट्स रहे हैं, ठीक है। तो उसको उसी पॉइंट को कंसीडर करते हुए वो रीजनल वेरिएशन को किस तरीके से, ठीक है, हमारे पास रीजनल वेरिएशन है, ठीक है। जैसे हम जानते हैं इंडिया का जो एक मैप है, ठीक है, डिफरेंट जो टॉपिक्स है वो क्रॉस होते हैं, ठीक है। तो उसी को कंसीडर करते हुए, ठीक है, इवन दो हमारे पास काफ़ी रीजनल वेरिएशन है, ठीक है, कहीं पे ज़्यादा सोलर, ठीक है, कहीं पे ज़्यादा सोलर एनर्जी का जो है मतलब उसका जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, कहीं पे कम है, ठीक है। पर इवन दो वी हैव अ रीजनल वेरिएशन बट वी हैव अ इमेंस पोटेंशियल, ठीक है, उसी को हमें आंसर में मेंशन करना है। Question number 17. Examine the status of a forest resources of India and resultant impact on a climate changes, ठीक है। तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज का स्टेटस किस तरीके से इंडिया में है और उसका इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज पे क्या है वही लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको आंसर लिखते वक्त फॉरेस्ट की रिसोर्सेज का स्टेटस को एग्जामिन करना है, ठीक है। तो आप मैप जो है इंडिया का ड्रॉ करते हुए फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है उसको एग्जामिन कर सकते हो, और उसका जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज पे उसको भी मेंशन करना है, ठीक है। तो 2 पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना, ठीक है। तो 15 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप डिवाइड कर सकते हो 7 मार्क एग्जामिन द स्टेटस एंड 7 पॉइंट वाइल एग्जामिन द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड इम्पैक्ट 7 मार्क्स में लिख सकते हो, ठीक है। 7 7 14 तो यहीं पे हो गए, एंड देन यू कैन कंक्लूड अ पॉजिटिव वे और अ वे फॉरवर्ड, ठीक है। इस तरीके से 17 नंबर का क्वेश्चन आप डील कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो इस डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। आपको जस्टिफिकेशन देना है आपका आंसर का कि जो हमारी डाइवर्सिटी या एक प्लूरल कल्चर दिखाई देता है इंडिया में, तो वो कहीं ना कहीं एक थ्रेट आ रहा है ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट या ग्लोबलाइजेशन के वजह से इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको किस तरीके से एक इम्पैक्ट हो रहा है, उसी को आपको एक जस्टिफाई करते हुए आंसर को लिखना है, ठीक है। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्सिटी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। डिफरेंट कल्चरल ग्रुप है, डिफरेंट एक सिंगुलर नेचर ना होते हुए एक प्लूरल नेचर है। एंड ये जो ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, तो इंटर कनेक्टिंग विद द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड का कनेक्शन बढ़ना, ठीक है, उसके वजह से इंडिया की जो एक डाइवर्सिटी है उसका एक जो मेन नेचुरल स्पिरिट है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय ना हो, या उसको जो एक थ्रेट दिखाई दे रहा है उसी को हमें यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19. कस्टम एंड ट्रेडिशन सप्रेस रीजन लीडिंग टू ऑप्टारमिज्म। ऑप्टारनिज्म मतलब क्या होता है? इट इज़ अ पॉलिसी
or a paradise of deliberately making something difficult to understand, especially in order to stop people from knowing a idea or a fact. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो मैंने अभी देख लिया कि ऑप्टेरानिज्म क्या होता है। तो इसकी वजह से जो हमारे कस्टम्स और ट्रेडिशन है वो किस तरीके से सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है, एक पीपल को स्टॉप करना फ्रॉम नोइंग द एक्चुअल आइडिया और द फैक्ट, ठीक है, पीपल को एक डिफ़िकल्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, ठीक है, यही जो है कहीं ना कहीं हमारे जो ट्रेडिशंस या हमारा जो कस्टम है उसको किस तरीके से सप्रेस कर रहे हैं। आप इस फैक्ट को एग्री करते हो क्या, यहाँ पे आपको ये आंसर लिखना है, ठीक है। इसी तरीके का एक पॉइंट आपको सब्स्टेंटिएट करते हुए आंसर्स को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ हैव डिजिटल इनिशिएटिव इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू द फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन अ कंट्री। ठीक है, अभी हम जानते हैं कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है डिजिटल इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, ठीक है, कि लोगों का ज़्यादा कांटेक्ट ना आए, एक सोशल डिस्टेंसिंग या सोशल, ठीक है, लोगों का ज़्यादा सोशली जो क्राउडिंग ना हो, ठीक है, इसके लिए डिजिटल इनिशिएटिव काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं एंड उसी के बिहाफ में ये क्वेश्चन आया होगा ऑब्वियसली। एंड दस डिजिटल इनिशिएटिव कहीं ना कहीं हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको किस तरीके से जो है कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। कुछ डिजिटल इनिशिएटिव के नाम लिख सकते हो आप, ठीक है। अभी जो हमारा जो एक इंटरनेशनल टीचर अवार्ड जो था इंडिया के जो एक सोलापुर के जो टीचर थे उन्हीं को मिला है। उन्होंने जो यूआरएल स्कैन करते हुए जो उनके रिलेटेड, ठीक है, एक पर्टिकुलर लेसन के रिलेटेड नोट्स वगैरह अवेलेबल होना ऑनलाइन, ठीक है, उस तरीके का कुछ इनिशिएटिव किए हैं, उसी के बिहाफ, ठीक है, उसी को कंसिडर करते हुए या कोई डिफरेंट एग्जाम्पल को कंसिडर करते हुए इस आंसर को आपको लिखना है। ओके, एंड हेंस 20 क्वेश्चंस हो गए कम्प्लीटली डिस्कस। एंड हमारा जो आज का डिस्कशन था रिगार्डिंग GS1 की कंप्लीट एनालिसिस को करना वो हो गया है, ठीक है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, डू subscribe the channel for the new update and thank you.